बात करते हैं मेडिसिन की जो इमरजेंसीज़ होती हैं, जो केस होते हैं, ठीक है? तो वो ज़रूरी हैं, आप लोगों ने करने हैं। जो आज हम पढ़ेंगे कार्डियोलॉजी, रिस्पिरेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम के है यील्ड पॉइंट्स और टॉपिक्स जो होंगे मैं करवाऊँगा अभी। और पीछे से आप लोगों ने ये तीनों सिस्टम रिवाइज़ ज़रूर करने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद पॉइंट्स वगैरह जो होंगे मैं शेयर करूँगा और इसके बाद टाइम मिले तो एमसीक्यूज़ भी कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन मेरे लेक्चर और इसके अलावा जो पॉइंट्स भेजूँ मैं ग्रुप में, जो पीडीएफ भेजूँ वो ज़रूर करने हैं, ठीक है? तो पेपर में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने इनको ज़्यादा करना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर मुझे बताना, ठीक है? तो सबसे पहले हाई यील्ड टॉपिक्स देख लें, इमरजेंसी मेडिसिन के जो भी हैं, ठीक है? तो हम इंशाल्लाह 20 डेज़ के अंदर ख़त्म करेंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, तो मेडिसिन के 2 ही लेक्चर होंगे। उसके बाद हम बाकी सिस्टम जो करेंगे और उसके बाद जो छोटे सब्जेक्ट है माइनर, तो वो करेंगे, ठीक है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो बता सकता है, ठीक है? लेकिन आप लोग कोशिश किया करें लाइव क्लास लेने की। तो आप लोग लाइव क्लास नहीं लेते तो इसमें मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग देख लें। लाइव क्लास में ये फ़ायदा होता है कि आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में ये आप लोगों को पता है क्या होता है। एमआई है, चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आता है, तो कैसे प्रेजेंट करेगा? इसमें जो एमआई होता है या तो एसटी एलिवेशन होगा या नॉन एसटी एलिवेशन होगी। तो कैसे पता चलेगा कि ये एमआई जो है एसटी एलिवेशन के साथ है पेशेंट या नॉन एसटी एलिवेशन है? तो देखिए सबसे पहले एसटी एलिवेशन एमआई जो होगा वो कैसे होगा, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? तो उसमें देखने चेस्ट पेन होगा रेडिएट टू लेफ्ट आर्म एंड जॉ, ठीक है? ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है एमआई की। इसके बाद कन्वेक्सिटी एसटी एलिवेशन, जब ईसीजी करवाएंगे तो उसमें कन्वेक्सिटी एसटी एलिवेशन आएगी, मोर देन 1 मिलीमीटर रेज्ड होगी, ठीक है? टू कंटीजियस लीड्स, ठीक है? तो 2 लीड्स ज़रूर हों कि एस टी एलिवेशन हो। अगर एक लीड्स में आ रहा है तो वो एरर आ सकता है इसी का, लेकिन 2 लीड्स कंपलसरी हैं। इसके बाद ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है? ट्रांसम्यूरल मतलब पूरी जो आर्टरी या वेन होती है उसकी पूरी ब्लॉकेज होती है, ये होता है ट्रांसम्यूरल, ठीक है? एक होता है सब इंडोकार्डियल, वो नॉन एस टी एलिवेशन में होता है। तो ये याद रखना है कि जो एस टी एलिवेशन हमें ये होता है, इसमें कन्वेक्सिटी एस टी एलिवेशन होती है, ठीक है? और 2 ल्यूड जो हैं कंटेजियस हैं, और इसके अलावा ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स आती है, ठीक है? जब भी एम आई होता है, ठीक है? एम आई, ठीक है? एम आई के बाद जो पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स होते हैं ये कभी सेटल नहीं होती, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है? ये कभी भी सेटल नहीं होगी, ये वैसे की रहेगी, ठीक है? ओल्ड एम आई का कोई भी पेशेंट हो, अगर पैथोलॉजिकल क्यू वेव है तो आप लोगों ने सोचना ये ओल्ड एम आई हुआ है इसको, ठीक है? तो इसके बाद बाकी जो चीज़ है लीड्स हैं, लीड्स के बाद वाल्व्स होती हैं कि कौन सी वाल्व्स किस लीड्स में इन्वॉल्व है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है? ये एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आती हैं इनके ऊपर और आ रही हैं बार बार, ठीक है? तो 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं। एंटीरियर वाल एमआई हो गया, सेप्टल वाल एमआई हो गया, ठीक है? एंटीरियर वाल, सेप्टल वाल, लेटरल वाल एमआई, इंफीरियर वाल एमआई, और इसके अलावा हम पोस्टीरियर वाल एमआई करेंगे। तो ये सारे जो एम आई हैं, ठीक है? कौन सी लीड्स में कौन सा है, कौन सी आर्टरी बुला के ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखें V1 से लेकर V4 लीड्स में अगर ऐसी एलिवेशन मिल रही है तो इसका मतलब है एंटीरियर वॉल एम आई है, ठीक है? एंटीरियर वॉल एम आई जब होता है तो इसमें जो आर्टरी ब्लॉक होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लॉक होती है, ये याद रखना है। और ये मोस्ट कॉमन आर्टरी है जो कि एम में इन्वॉल्व होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व एम आई लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है? तो इसके बाद देख लें V1 से लेकर V2 लीड्स में अगर एस टी एलिवेशन आ रही है तो ये हम क्या सोचेंगे, सेप्टल एम आई, ठीक है? सेप्टल एम आई है ये। और इसमें जो आर्टरी ब्लॉक होते हैं इसमें भी आप लोगों की लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है? इसमें ये होता है कि प्रोक्सिमल पार्ट होता है, क्योंकि सेप्टम में प्रोक्सिमल पार्ट ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो एंटीरियर वाले उसमें भी फिर वो पूरी सारी आ जाती है प्रोक्सिमल और डिस्टल, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद लेटरल वाला एम आई में आ जाए, लीड 1 होगी AVL, V5 और V6, इन चारों में क्या होगा, एस टी एलिवेशन होगी। और इसमें क्या होगा, ये लेटरल वाल एम आई है, ठीक है? लेटरल वाल, ठीक है? तो ये लेटरल वाल एम आई है और इसमें जो आर्टरी की ब्लॉक है जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आ रहा है, ठीक है? LCX इसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है? तो ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद आ गया है आप लोगों की लीड 2, लीड 3, AVF। अगर इनमें एस टी एलिवेशन आ रही है तो फिर आप लोग क्या सोचेंगे, तो फिर आप लोग सोचेंगे इंफीरियर वाल एम आई, ठीक है? तो ये इंफीरियर वाल एम आई हो गया। इसमें जो आर्टरी ब्लॉक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है?
ये याद रखना है। फिर इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है एस ए नोड कैसे सप्लाई होता है, राइट करोनरी आर्टरी से, और ए वी नोड भी राइट करोनरी आर्टरी से, ये दोनों राइट करोनरी आर्टरी से सप्लाई होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो एक होती है चीज़ के कार्डिक अरेस्ट, ठीक है, एक होता है एमआई। एमआई में क्या होता है, ये आप लोगों की आर्टरी जो होती है, ठीक है, वो ब्लॉक होती है, ठीक है, ये आर्टरी ब्लॉक होगी आप लोगों की एमआई में, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों का कार्डिक अरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, एसए नोड ब्लॉक होता है आप लोगों का, ठीक है। कार्डिक अरेस्ट में एसए नोड आप लोगों का ब्लॉक होगा, ठीक है। एमआई में आप लोगों की कोई ना कोई आर्टरी ब्लॉक होगी। ये याद रखना है डिफरेंस इनका, एग्जाम में कम समटाइम आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद आगे देखें जो आगे वाली लीड्स हैं पोस्टीरियर वॉल की। तो पोस्टीरियर वॉल एमआई में आप लोग ये याद रखें V1 से लेकर V3 तक जो होती है एसटी डिप्रेशन होती है, इसमें टाल आरवे मिल रही होती है, पोस्टीरियर वॉल एमआई इसको कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल एमआई में आप लोग याद रखना है ये राइट करोनरी आर्टरी या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स दोनों सप्लाई कर रही होती है। ऑप्शन में जो भी मौजूद है आपने लगाना है, पोस्टीरियर वॉल एमआई में राइट करोनरी आर्टरी या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। फिर V7 से लेकर V9 तक एसटी एलिवेशन आती है, ये भी पोस्टीरियर वाला एमआई करवाता है, ठीक है। और इसमें भी सप्लाई राइट करोनरी आर्टरी या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की होती है, ठीक है। ये याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जब भी कोई पेशेंट एमआई का आता है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एमआई। तो इनिशियल ईसीजी फर्स्ट 6 आवर में हम क्या करवाएंगे, पहले 6 घंटे में, ठीक है, 6 आवर में आप लोगों ने क्या करवाना है, ईसीजी करवानी है, ठीक है, ईसीजी, ठीक है। इसके बाद वहाँ फर्स्ट 1 to 2 आवर्स में आप लोगों ने देखना है कि ये मायोग्लोबिन रेज्ड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद फर्स्ट 4 आवर्स से कैम, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पेशेंट है चेस्ट पेन के साथ आए, फर्स्ट 4 आवर्स में क्या चीज़ रेज्ड होगी, वो सी के एम भी, ठीक है। इसके बाद आफ्टर 6 आवर्स में क्या रेज्ड होगा, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन दो तरह का, एक ट्रोप आप लोगों का टी होता है, एक ट्रोप आई होता है, ठीक है। जो ट्रोप आई है, ठीक है, ये क्या आप लोगों का स्पेसिफिक है, ठीक है। इसके बाद जो ट्रोप टी है ये सेंसिटिव है, ये याद रखना आप लोग, ये 6 घंटे के बाद रेज्ड होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन भी है, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मल सब कुछ के साथ आता है, फिर भी चेस्ट पेन होता है, वो मैं आगे आप लोगों को ये कंप्लीट करवा के फिर बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले एसटी एलिवेशन एमए में ट्रीटमेंट क्या, इमीडिएट मूना अप्लाई करेंगे, मूना, ठीक है। मूना में आप लोगों को पता है क्या अप्लाई करेंगे, मूना से मॉर्फिन, ऑक्सीजन इनहेलेशन, नाइट्रेट्स, ठीक है, और एस्प्रिन वगैरह देंगे। और इसके बाद पीसीआई जो होता है परकुटेनियस इंटरवेंशन, मेन यही होता है, ठीक है। जो ब्लॉक आर्टरी उसको हमने क्या करना है, खोलना है, ठीक है, या तो स्टेंट डाल देते हैं, अगर इससे भी नहीं तो फिर एंजियोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड यही है आप लोगों को, पीसीआई है गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर पूछें एग्जाम में, अगर इनिशियल पूछें तो फिर मोना अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके मुताबिक कोई एक कहेंगे मोर्फिन दे दिए, फिर नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन भी दे दिए, फिर नेट्रेट्स भी दे, फिर एस्प्रिन, ठीक है। और इसके अलावा एंटीप्लेटलेट्स भी दे सकते हैं, हेपरिन वगैरह। और पीसीआई में आप लोगों को ये याद रखना है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को 4.5 आवर गुजर चुके हैं, लेस देन 4.5 आवर, ठीक है, पेशेंट आया एमआई का, तो फिर आप लोग क्या देंगे, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, स्ट्रिप्टोकैनेज वगैरह देंगे, ठीक है, स्ट्रिप्टोकैनेज देंगे, ठीक है, लेस देन 4.5 आवर्स में। कोई भी इमरजेंसी है एमआई की तो फास्ट आप लोगों ने क्या देना है, लेस देन 4.5 आवर्स में, तो फिर आप लोगों ने स्ट्रिप्टोकैनेज अल्टीप्लेज देना है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में आप लोग ये याद रखें, इसमें होता है कि सब इंडोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, सब इंडोकार्डियम बस इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसमें कोई एसटी एलिवेशन नहीं होती, ना ही कोई पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स होती है, ठीक है, नो क्यू वेव्स, ठीक है, नो एसटी एलिवेशन, ओनली आप लोगों का ट्रोप जो होगा, ठीक है, ट्रोपोनिन जो होगा वो रेज्ड मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी इसकी भी जो ट्रीटमेंट है वो सेम है, ठीक है, वही मोना अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी। यहाँ तक एक और केस है, आप सुने सारे। एक पेशेंट आया है, ठीक है, 40 ईयर ओल्ड है, चेस्ट पेन के साथ है। जब हमने ईसीजी करे, ईसीजी नॉर्मल है, ठीक है, ट्रोप लेवल के लिए ट्रोप भी नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे के लिए चेस्ट एक्सरे भी क्लियर है, लेकिन फिर भी पेशेंट को लेफ्ट साइड का चेस्ट पेन है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक, कोई हिस्ट्री नहीं है अल्सर की, कोई एंसर की हिस्ट्री नहीं है, फिर भी चेस्ट पेन है। तो इस नतीजे में आप लोग क्या सोच सकते हैं,
मसल क्रैम्प्स, ठीक है। मसल क्रैम्प्स भी सीवियर होता है, और ये भी जो होता है ये एम एक तरह की प्रेजेंटेशन होती है इसकी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है। अगर सब कुछ नॉर्मल है फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो तो मसल क्रैम्प्स सोच सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं कार्डिक टेम्पोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कार्डिक टेम्पोनेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस नहीं करना। इसमें बैक्स्ट्रिएड आता है, ठीक है। बैक्स्ट्रिएड ये आप लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। बैक्स्ट्रिएड, ठीक है। बैक्स्ट्रिएड हो गया। तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है, इसमें होता क्या है, पोटेंशियल मफल्ड हार्ट साउंड होता है, रेज जेवीपी, जुगुलर डिस्टेंशन होगी, ठीक है। क्योंकि हार्ट के इर्द गिर्द सारा पानी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ईसीजी करवाएंगे। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस का मतलब होता है जो क्यूरस कम्प्लेक्स हैं कभी शार्ट होंगे तो कभी टाल होंगे, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस कहते हैं, मतलब कि चेंज होते जा रहे हैं क्यूरस कम्प्लेक्स। इसके बाद आ जाता है इसकी ट्रीटमेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। समटाइम ये कह देते हैं कि पेशेंट है कार्डिक टेम्पोनेट के साथ है वो हाइपरटेंशन में चला गया, शॉक डेवलप हुआ, तो फिर आगे कौन सा शॉक है। तो बच्चे गलती करते हैं कि वो कार्डियोजेनिक शॉक लगाते हैं, नहीं, वो ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। न्यूमोथ्राक्स की वजह से या कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से अगर कोई शॉक हो रहा है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। और एमआई का जो होता है वो फिर वो क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ठीक है। एमआई का कार्डियोजेनिक शॉक होगा, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक होगा, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इसको मिक्स नहीं करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, इसमें क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है, इन ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये हाइपरटेंसिव क्या है, इमरजेंसी है। एक होता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, ठीक है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है इसमें सिर्फ पेशेंट का क्या होता है, बीपी रेज्ड होता है, ठीक है। इन ऑर्गन डैमेज नहीं होते। इमरजेंसी में इन ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है, किडनी हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें हम क्या देंगे, आईवी लबेटालोल देंगे। लबेटालोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं, ये अल्फा ब्लॉकर भी है एंड बीटा ब्लॉकर भी है, ये दोनों है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर दोनों है। और इसके अलावा नेट्रोप्रोसीड देंगे, ठीक है, नेट्रोप्रोसाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में दे सकते हैं, और इसके लिए हेड्रालाजिन भी दे सकते हैं, ठीक है। वो अल्फा ब्लॉकर है हेड्रालाजिन आप लोगों की, वो भी आप लोग हाई बीपी में दे सकते हैं। इसके अलावा फिजोरोसिमेड भी दे सकते हैं, लासिक्स वगैरह। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लें अक्यूट पेरिकार्डिटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो इसमें यही याद रखने इसका काज अक्यूट पेरिकार्डिटिस में ये होता है, जो आप लोगों की पेशेंट की पेरिकार्डियम होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको पेरिकार्डिटिस कहते हैं। इसके डिफरेंट काज हो सकते हैं। वायरल मोस्ट कॉमन काज है इसमें कोजा सेक्यूवेरिस हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा पोस्ट टीबी हो सकती है, पोस्ट एमए हो सकता है, ड्रेसल सिंड्रोम। जो ड्रेसल सिंड्रोम होता है, ठीक है, ड्रेसलर, ठीक है। तो ये पोस्ट एमआई के 2 हफ्तों बाद, पोस्ट एमआई के 2 वीक बाद होगा, ठीक है। ये याद रखना। और इसके बाद यूरीमिया हो सकता है, यूरीमिया की वजह से होता है। ऑटो इम्यून एसिली वगैरह से भी पेरिकार्डिटिस हो सकता है। ये सारे काजेज हो गए हैं, ठीक है। तो पोस्ट एमआई 2 वीक के बाद क्या होगा, ड्रेसल सिंड्रोम, ठीक है। तो पेशेंट की प्रेजेंटेशन के चेस्ट में रिलीव बाय सिटिंग फॉरवर्ड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब आएगी, ठीक है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब इसलिए होती हैं क्योंकि आप पेशेंट की जो पेरिकार्डियम है उसमें सारी इन्फ्लेमेशन पड़ी है, हार्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगी, तो वो फ्रिक्शन की तरह आपस में रगड़ेंगी, वो उसकी जो लेयर होंगी, तो इसकी जो फ्रिक्शन पैदा होती है, ठीक है। और इसमें पेशेंट ये होता है कि पेशेंट सो नहीं सकता, आगे तरफ झुक के बैठा होता है, ठीक है। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी करेंगे, डिफ्यूज कनकेव एसटी एलिवेशन होगी विद पीआर डिप्रेशन के साथ, ठीक है। तो ये याद रखना है। कन्वेक्स एसटी एलिवेशन एमआई में थी, कनकेव एसटी एलिवेशन ये आप लोगों की पेरिकार्डिटिस में, ठीक है। ये दोनों को मिक्स ना करें, ये एग्जाम में मिक्स हो जाती हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट में एनसिड्स देंगे, कोल्चिसिन देंगे, ठीक है। ये भी एनसिड्स की ही तरह है, ठीक है। तो ये देंगे आप लोग, स्टेरॉइड्स देंगे, ऑटोइम्यून जैसे एसिली वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, आप लोगों ने ऐसे ही इसको मैनेज करना है और ट्रीट करना है। इसके बाद आ जाए कोआर्क्टेशन ऑफ योटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी जगह पर, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसके बाद देखें काज में कॉन्जेनिटल नर्विंग ऑफ योटा नियर डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। जो डक्टस आर्टरियोसस तो उसके नीचे नर्विंग हो जाते हैं, या से प्री डक्टल होगी या पोस्ट डक्टल होगी, तो एसोसिएटेड टर्नर सिंड्रोम, ठीक है।
जो टनल सिंड्रोम है उसकी वजह से कोआर्क्टेशन ऑफ ईओटा होता है। ये एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं कि टनल सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कोआर्क्टेशन ईओटा है, ठीक है। या ये पूछते हैं कौन सी ऐसी ट्राइसोमी है जो कि कोआर्क्टेशन ऑफ ईओटा के साथ एसोसिएट कर, वो है टनल सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या होता है 40X0, ठीक है। शॉर्ट स्टेचर होगा, शॉर्ट स्टेचर हो गया, ठीक है। और वेब्ड नेक होगी, वेब्ड नेक होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है, इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये सारे फीचर किसके, टनल सिंड्रोम के। इसके बाद हॉलमार्क में आ जाए, अपर लिम्ब हाइपरटेंशन होगी, फीमोरल पल्सेस, रेडियो फीमोरल डिले। तो इसमें मेन चीज़ जो समझने वाली है रेडियो फीमोरल डिले होगा। कोआर्क्टेशन ऑफ ईओटा जब भी होगा रेडियो फीमोरल डिले होगा। रेडियल पल्स ठीक होगी और जो फीमर की पल्स होगी वो क्या होगी, डिले होगी, ठीक है। तो इसको रेडियो फीमोरल डिले कहते हैं। ये यंग एज में आएगा बच्चा। अगर ओल्ड एज में किसी पेशेंट को रेडियो फीमोरल डिले है तो फिर आप लोगों ने क्या सोचना, ईओटिक डिसेक्शन सोचना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इन्वेस्टिगेशन में आप लोग क्या करवाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एग्जाम में आता है। इको करवाएंगे, ठीक है, इको पर तो कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, रिब नोचिंग, ठीक है। ये रिब की नोचिंग होती है ना, पता चल रहा होगा, ठीक है। जैसे रिब कोई आप ऊपर बड़ी हुई होती है ऐसे नोच बनी होगी, ठीक है। इसके अलावा 3 साइन आता है। 3 साइन क्यों आ रहा होता है, क्योंकि जब जहाँ से आर्च ऑफ ईओटा निकल रहा है तो वहाँ से वो ये कोऑर्डिनेशन ईओटा होता है, तो इसलिए ये 3 की स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे 3 साइन होता है इस पर, ये याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक रिब नोचिंग और 3 का साइन, ये किस में आता है, कोआर्क्टेशन ईओटा में आता है, ठीक है। इसके लिए ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या करनी है, सर्जरी करनी है, इसको करेक्ट करना होता है या बलून एंजियोप्लास्टी करेंगे, ठीक है। इसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के ऊपर आ जाते हैं। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर MCQs 2-3 लाजमी आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है या सब एक्यूट हो सकता है, ठीक है। एक्यूट जो होगा वो स्टेफ ऑरेस से होता है और रैपिड डिस्ट्रक्शन करवाता है। इसमें जो हार्ट वाल्व होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है, ये नॉर्मल वाल्व के साथ होता है, ठीक है। और जो सब एक्यूट है स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस की वजह से होता है और ये डैमेज वाल्व की वजह से हो सकता है। पहले से कोई ना कोई वाल्व जो होगा डैमेज होगा, या स्टीनोसिस होगी या रिगर्जिटेशन होगी, ठीक है। ये याद रखें, इनके काजेज याद रखें। एक्यूट में कौन सा होता है और सब एक्यूट, एक्यूट में स्टेफ और सब एक्यूट में स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। ये एग्जाम में MCQs आती हैं, ये ज़रूर याद रखना आप लोग। इसके बाद आ जाते हैं प्रोस्थेटिक वाल्व। अगर कोई प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व है, ठीक है, उसका हार्ट रिप्लेस हुआ है तो उसमें कौन सा ऐसा एजेंट है जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है, वो तो स्टेफ एपिडर्माइटिस, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद जाता है कोलून कैंसर में स्ट्रेप्टोकोकस बोविस आता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेशेंट है उसको कोलून कैंसर है, ठीक है। आयरन डिफिशिएंसी में वेट लॉस है, कोलून कैंसर की हिस्ट्री है और उसके बाद पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो गया तो कौन सा एजेंट, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। इसके बाद IV ड्रग एब्यूजर में स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। और इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ये याद रखना है। IV ड्रग एब्यूजर में, क्योंकि IV हम जब भी देंगे सबसे पहले वो आप लोगों के राइट हार्ट में पहुंच रही है, हार्ट में आप लोगों का ट्राइकस्पिड पड़ा है तो सबसे पहले ये डैमेज होगा, ठीक है। और तो मोस्ट कॉमन IV ड्रग एब्यूजर में कौन सा एजेंट होता है, IV ड्रग एब्यूजर के साथ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है, ये याद रखें, ये MCQs है। इसके बाद नॉन बैक्टीरियल कैंसर और हाइपरकोगेबल होता है, ये MCQs हाँ आई हुई थी, ठीक है। नॉन बैक्टीरियल काज क्या होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, वो होता है कैंसर, ठीक है। कैंसर भी दे सकते हैं, कार्सिनोमा वगैरह, कोई एपिथेलियल कैंसर वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने जब पेपर दिया था FCPS का तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक, तो आप लोग याद रखना है इसको भी। इसके बाद लिगमेंट सेक्स SLE वेजिटेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ वॉल, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है इसमें वेजिटेशंस होती है, ठीक है, वेजिटेशंस। और जो आप लोगों का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है इसमें वेजिटेशंस आ गई और यूमेटिक फीवर में आप लोगों के इश ऑफ बॉडीज़ आती हैं, ठीक है, इश ऑफ बॉडीज़, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये जो वेजिटेशंस होते हैं जो हार्ट के वाल्व्स होते हैं उनके साथ अटैच हुई होती हैं, ठीक है, इसलिए जो हार्ट वाल्व जो होते हैं प्रोलैप्स हो जाते हैं। इसके बाद हॉलमार्क में आप लोग ये याद है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कि फीवर प्लस न्यू मरमर, जहाँ लफ्ज़ आ जाए फीवर प्लस न्यू मरमर तो आप लोगों ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सोचना है, और जहाँ पर फीवर प्लस चेस्ट पेन आ जाए वो पेरिकार्डाइटिस सोचना है, ठीक है। इसके बाद पेरिफेरल साइंस में आप लोगों को ओस्लर नोड्स मिलेंगे फिंगर्स पर, हैंड की फिंगर्स पर, ये पेनफुल होती हैं। फिर जैसे जॉनविल लीजन्स, ये पेनलेस होते हैं। और इसके अलावा रोज स्पॉट्स होते हैं, रोज स्पॉट्स आप लोगों के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आते हैं। इसके अलावा एक रोज स्पॉट्स होते हैं, रोज स्पॉट, ये भी एग्जाम में एक बार MCQs आई थी, ये आप लोगों के टाइफाइड फीवर में आते हैं, ठीक है, ये लिख लें दोनों, रोज स्पॉट टाइफाइड फीवर में, रोज स्पॉट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोगों का काफ़ी सारे MCQs क्लियर होते जा रहे हैं। तो इसके बाद देखें, इन्वेस्टिगेशन ब्लड कल्चर करवाएंगे। इसमें जो क्राइटेरिया होता है ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें ड्यूक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, ड्यूक्स क्राइटेरिया, ठीक है। ड्यूक्स क्राइटेरिया में हम क्या देखते हैं, एक तो 3 ब्लड कल्चर के सैंपल लेते हैं, ब्लड कल्चर, ठीक है, ब्लड कल्चर के सैंपल लेंगे। इसके अलावा हम क्या करवाते हैं, इको करवाते हैं, ठीक है। तो इको में ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ये मोस्ट सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इन्फेक्टिव मायोकार्डिटिस में इको है, ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं, ठीक है। और उसमें 3 ब्लड कल्चर के सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का ड्यूक क्राइटेरिया है, ठीक है। मेजर और माइनर होता है, माइनर में भी हम सैंपल ही लेते हैं, लेकिन वो जो सैंपल लेते हैं वो मेजर क्राइटेरिया के साथ ना मिलते हो, ठीक है। बस लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछते हैं इन्फेक्टिव मायोकार्डिटिस में कौन सा क्राइटेरिया होता है, ये ड्यूक क्राइटेरिया, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये चीज़ आती है एग्जाम में। इसके अलावा आप लोगों ने ये याद रखना, इसकी मैनेजमेंट में IV पेनिसिलिन देंगे या जेंटामाइसिन देंगे, ठीक है। ये इन्फेक्टिव मायोकार्डिटिस की ट्रीटमेंट है। प्रोस्थेटिक वाल्व अगर कोई है, उसका वाल्व चेंज हुआ है, इन्फेक्टिव मायोकार्डिटिस है होने का खतरा है, अगर उसमें हमने प्रोफिलैक्सिस कुछ भी देना है तो उसमें वेनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, रिफेम्पिसिन देने हैं, ठीक है, रिफेम्पिसिन, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। ये एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जेंटामाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं, यही आप लोगों को याद रखना है। ये जो होता है, एक होता है 50S सब यूनिट, ठीक है, एक होता है 30S, ठीक है। जो आप लोगों का जेंटामाइसिन होता है ये आप लोगों को 30S सब यूनिट को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन होता है। रिफेम्पिसिन का आप लोगों को पता है, ये फोलिक एसिड इमिटर है और ये हम इस TB में देते हैं, और इसके अलावा लेप्रोसी में देते हैं, और इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट याद रखेंगे आप, ठीक है। ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी सिक्रीशन, ठीक है। अगर कोई फीमेल है ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स ले रही है, साथ में आप लोग रिफेम्पिसिन ऐड कर देते हैं तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। एक फीमेल है, वो ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स ले रही है और साथ में ETT भी ले रही है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई, कौन सी ऐसी ड्रग का जो रिस्पॉन्सिबल है वो है रिफेम्पिसिन, ठीक है। ये याद रखना है, ये एग्जाम में MCQs आती है इसके ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। रोमेटिक फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में MCQs आती है इसके ऊपर, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेंस फ्रेंजाइटिस, ठीक है। और जो उसमें वो क्या होती हैं, एम प्रोटीन्स होती है इस बैक्टीरिया में। स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेंस जो इसमें एम प्रोटीन्स होते हैं, ये जो एम प्रोटीन्स होते हैं ये मायोकार्डियम से रिसेम्बलिंग करते हैं, मायोकार्डियम के अंदर भी एम प्रोटीन्स होती है, ये रिसेम्बलिंग करता है, ठीक है। ये 2 वीक के बाद ये अटैक करता है, पहले फ्रेंजाइटिस के 2 वीक के बाद ये अटैक करता है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद आप लोगों ने हाल मार्क में जोन्स क्राइटेरिया याद रखना है, ठीक है। हम अप्लाई करते हैं जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है। उसमें हमने ड्यू क्राइटेरिया अप्लाई किए थे इन्फेक्टिव मायोकार्डिटिस में, जोन्स क्राइटेरिया। तो जोन्स क्राइटेरिया जो होता है आप लोगों ने ये याद रखिए, इसमें मेजर क्राइटेरिया भी होता है, माइनर भी होता है। मेजर में माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस, माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस का मतलब होता है मुख्तलिफ जॉइंट इन्वॉल्व होगा, कभी कौन सा जॉइंट तो कभी कौन सा, ठीक है। इसमें कार्डिटिस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अरिथमिया मार्जिनेटम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोरिया जो होता है ये डांसिंग गर्ल्स होती है, ठीक है, डांसिंग गर्ल होगी, ठीक है। उसकी मतलब कि चाल चलनी ऐसी होगी। इसके अलावा आप लोगों का जो माइनर है, इसमें आप लोगों का आ जाता है प्रोलॉन्ग पीरियड इंटरवल, फीवर, अर्थेल्जिया, और इसके अलावा ESR जो होंगे वो रेज्ड होंगे, ठीक है, ये मेजर में। और इसमें ये क्राइटेरिया याद रखना है, इसमें हम अगर क्राइटेरिया को अप्लाई करें तो इसमें ये याद रखें कि जो क्राइटेरिया अप्लाई करें वो कैसे होगा। इसमें ये होता कि आप लोगों ने 2 मेजर या 1 मेजर, ठीक है, और 1 मेजर, ठीक है, और प्लस में 2 माइनर या ऑल माइनर, ठीक, तो ऑल माइनर अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ASO टेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ASO, ठीक है, ASO टेटर भी पॉजिटिव, एंटीस्ट्रेप्टोकोकल O एंटीजन, ठीक है, रेज्ड होता है। इसके ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन और एंसिस वगैरह देंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोफिलैक्सिस में आप लोगों ने क्या देना है, बेंजाथिन पेनिसिलिन फॉर 3 to 4 वीक्स, ठीक है। और बाकी कार्डिक जो एक्टिविटी है उसमें अगर उसको आपने थ्रोम्बस वगैरह से उसको प्रिवेंट करना है तो फिर आप लोग क्या देंगे, एंटीप्लेटलेट्स में एस्प्रिन देंगे, ठीक है। ये आप लोग ने याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सारा आप लोगों का रूमेटिक फीवर हो। और इसमें एक और चीज़ जो इसमें बॉडीज़ होती हैं वो हमने पढ़ी हैं, इन्फेक्टेड मायोकार्डियल वेजिटेशंस। इसमें जो बॉडीज़ होते हैं एशॉफ बॉडीज़ होती हैं, ASCHOFF, एशॉफ बॉडीज़, ये याद रखना है, एशॉफ बॉडीज़ होती हैं। इसमें न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सब कुछ होता है, ठीक है। ये एशॉफ बॉडीज़ किस में होते हैं, इन्फेक्टिव इंडोकार्डिटिस में वेजिटेशंस आ गई, और रूमेटिक फीवर में एशॉफ बॉडीज़,
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें हेपोट्रोफिक एब्स्ट्रैक्ट कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखें, इसमें आप लोगों का जो डिफेक्ट होता है वो सिस्टोलिक का होता है। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होते हैं बी म्योसिन हैवी चेन। ठीक है, बी हैवी म्योसिन जो चेन होती हैं ये रिसेम्बलिंग करते हैं मायोकार्डियम के साथ। ठीक है, जब ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होगी तो सडन डेथ हो जाती है यंग एज में। बच्चा खेल रहा होगा, खेलते खेलते गिरा, उसकी डेथ हो गई, तो क्या है, हुक्म है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें सिस्टोलिक मर्मर इंक्रीज ऑन सल्वा। ठीक है, और डिक्रीज ऑन स्कर्टिंग। सिस्टोलिक मर्मर आएंगे, वल्सल्वा मैन्यूवर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग को हवा भरते हैं, मुंह बंद करते हैं, तो आप लोग जो एयर निकालते हैं वो नाक से निकलेगी या तो आप लोगों के कानों से निकलेगी, इसको वल्सल्वा मैन्यूवर बोलते हैं। इसमें आप लोगों के मर्मर ज़्यादा होंगे। ठीक है, और स्क्वेटिंग पोजीशन वो है जो आप लोग वॉशरूम जाते हैं। ठीक है, वो वाली पोजीशन जो होती है वो स्क्वेटिंग पोजीशन है, इसमें मर्मर डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद इको करवाएंगे, इको पर एसिमेट्रिक का सेप्टल हाइपरट्रॉफी मिलेगी, और 4 हार्टसोन S4 हार्टसोन। S4 जो हार्टसोन होता है ये मोर देन 40 ईयर की एज में नॉर्मल होता है। अगर पहले मिल रहा है तो समझना है कि वो एब नॉर्मैलिटी वो क्या है, हुक्म है। ठीक है, तो क्योंकि ये है हुक्म जो होता है ये यंग एज में आता है। ठीक है, S4 नॉर्मली रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में सुनाई देता है। ये एग्जाम क्वेश्चन S4 कब सुनाई देगा, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या देना है, बीटा ब्लॉकर देने फर्स्ट लाइन, और डाइजुरेटिक्स को अवॉइड करवाना। ठीक है, डाइजुरेटिक्स नहीं देने, क्योंकि पहले भी मसला चल रहा होता है कि कार्डियक आउटपुट कम होता है, लास्ट देंगे कार्डियक आउटपुट फिर बढ़ेगा, फिर पीछे से क्या हो गया, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। और डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी में आप लोग यही याद रखना है, ये क्या है, इसमें डायस्टोलिक फंक्शन होता है। डायस्टोलिक जो होता है वो डिसफंक्शन होता है। इसमें अल्कोहलिक वायरल मायोकार्डिटिस कोगसेकी भी मोस्ट कॉमन काज है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मायोकार्डिटिस का मोस्ट कॉमन काज क्या है, कोगसेकी वायरस। ठीक है, इसके बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। डोक्सोरोबैसिन, जो डोक्सोरोबैसिन है ये एंटी कैंसर ड्रग है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो कि डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाती है। ठीक है, तो वो डोक्सोरोबैसिन है, ये कार्डियोटॉक्सिक है। इसके लिए थायमिन डिफिशिएंसी, ठीक है, बेरी बेरी सुना होगा आप लोगों ने, ये कौन सा होता है, वेट बेरी बेरी होता है। ठीक है, एक होता है ड्राई बेरी बेरी, वो आप लोगों के ब्रेन में होता है। ठीक है, इसके लिए जेनेटिक्स काज भी हो सकते हैं। हॉलमार्क में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो गया, S3 गैलअप हो गया। जो S3 हार्ट साउंड होता है वो इसमें आ रहा है डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, और S3 आप लोगों को पता है ये यंग एज में आता है नॉर्मल, अगर ओल्ड एज में आ रहा है तो फिर ये एबनॉर्मल है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सोचना ये कब होगा, सॉरी जो हमने थर्ड पढ़ा है, ये वेंट्रिकुलर फिलिंग में होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में, रैपिड, वो कौन सा, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में, और ये S3 हो गया। ठीक है, जो S4 है ये एट्रियल सिस्टोल में पैदा होता है। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में होता है। ठीक है, ये याद रखना है, एट्रियल सिस्टोल में S4 और S3 रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद बाकी आ जाता है इन्वेस्टिगेशन में हमने पढ़ना है इको, ग्लोबल डायलेशन मिलेगी, इजेक्शन फ्रैक्शन लो होगी। ठीक है, और हार्ट फेलियर थेरापी ज़रूर करवाएंगे, इसमें ए से इनहिबिटर एंजाइम देंगे ARB। ठीक है, और बीटा ब्लॉक का डाइयूरेटिक्स वगैरह देंगे। ठीक है, और मेन जो हमारा फंक्शन है वो ये है कि हम अंडरलाइन काज को ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें वायरल हो सकता है, प्रेगनेंसी, डोक्सोरोबैसिन वगैरह हो सकती हैं। तो डिलेटेड कार्डियोमायोपैथी में पेशेंट मरता नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है, जो हुक्म है उसमें पेशेंट नहीं सर्वाइव करता। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एओर्टिक डिसेक्शन। ठीक है, तो इसमें आप लोग ने याद रखना है इसमें का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है। ठीक है, इसका जो मोस्ट कॉमन है काज है एओर्टिक डिसेक्शन का ब्लड प्रेशर। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज एओर्टिक डिसेक्शन का क्या है, ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अगर एओर्टिक एन्यूरिज्म आ जाए तो उसका मोस्ट कॉमन क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस उसका काज। तो इसमें टेरिंग चेस्ट पेन विद रेड फ्यूमर डिले, इन्वेस्टिगेशन CT एंजियोग्राफी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एओर्टिक डिसेक्शन का पेशेंट है और उसका जो पेन है सडन ऑनसेट चेस्ट पेन रेडिएट टू बैक, तो आप लोगों को सोचना है या तो पैनक्रेटाइटिस है या एओर्टिक डिसेक्शन है। ठीक है, और इसमें CT एंजियोग्राफी करवाएंगे, और ट्रीटमेंट में IV बीटा ब्लॉकर्स देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमने अभी ऊपर पढ़ा था रेडियो फ्यूमर डिले कोआर्क्टेशन एओर्टा में भी आता है। ठीक है, तो इसका काज आप लोग याद रखना है, हाइपरटेंशन। इसके बाद सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया,
तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो तो मसला क्या है, सुप्रावेंट्रिकल वेंट्रिकल से ऊपर का मसला है, ऊपर एट्रिया जो है वो ज़्यादा कंट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम वेगल मिनोवर, ठीक है, वेगल मिनोवर, ठीक है, ये करवाएंगे। अगर इसे ठीक नहीं हो, एडिनोसिन ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, एडिनोसिन ड्रग ऑफ चॉइस है एसवीटी में, ठीक है, एसवीटी में ड्रग ऑफ चॉइस। और इसके अलावा आप लोग ने पेशेंट अनस्टेबल बीपी नेगेटिव 60 है, देन इमीडिएट डीसी कार्डियोवर्जन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। पेशेंट इस तरह देते हैं कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का पेशेंट है, तो उसमें पेशेंट का बीपी कभी दे देते हैं 110, कहते हैं कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया तो इसकी ड्रग्स कौन सा, एडिनोसिन, सिंपल। कभी इस तरह का केस दे देते हैं कि पेशेंट है, उसके जो बीपी है 90 है या 60 है या 80 है, 50 पर है। आप लोगों ने बीपी से याद रखें, अगर 90 भी 60 से नीचे है तो पेशेंट अनस्टेबल है, तो उसको आप लोगों ने एडिनोसिन नहीं देना, फिर डीसी कार्डियोवर्जन देना, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर ही आप लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, या तो कहेंगे एडिनोसिन या तो डीसी कार्डियोवर्जन। तो आप लोग एसवीटी में रट्टा लगाया होता कि एडिनोसिन देंगे, लेकिन नहीं। तो आप लोगों ने देखना बीपी कितना है, बीपी 90 से नीचे ना हो, सिस्टोलिक जो है, ठीक है। अगर 90 से नीचे पेशेंट अनस्टेबल है, फिर डीसी कार्डियोवर्जन लगाएंगे जवाब में। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, इसमें पेशेंट स्टेबल होता है तो एम्योड्रोन, और पेशेंट अनस्टेबल शॉक डीसी कार्डियोवर्जन, ठीक है। इसमें जो हम डीसी कार्डियोवर्जन जो में जोल्स अप्लाई करते हैं 200 जोल्स 300 जोल्स, ठीक है, ये 200 या 300 जोल्स होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल शॉक होता है, इसको हम डीसी कार्डियोवर्जन बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो छोटा सा रहता है, नीचे देख लें। सबसे पल्मोनरी एडिमा देखें, जो पल्मोनरी एडिमा इसमें आप लोगों को पिंक फ्रूथी स्प्यूटम होगा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा जब भी होगा ज़्यादातर ये डेवलप होता है लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से, लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा। तो उसका काज क्या है पल्मोनरी एडिमा के, लेफ्ट हार्ट फेलियर, और इसमें पिंक फ्रूथ स्प्यूटम होगा। हम क्या देंगे, फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड जो है आप लोगों का लूप डायूरेटिक्स है, लूप है, ठीक है, लूप डायूरेटिक्स है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सोडियम, ठीक है, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड, ठीक है, 2 क्लोराइड, सोडियम पोटाशियम हो गया 2 क्लोराइड। ये अब इस क्या है आप लोगों का, ये इसको जाके क्या कर देता है, इन्विट कर देता है, ठीक है। तो ये लूप डाइजर से वाटर की ऑब्जर्प्शन ही नहीं होती, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फ्यूरोसिमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, और ये किस में दे रहे हैं, पल्मोनरी एडिमा में दे रहे हैं। इसके बाद कार्डियोटॉक्सिक ड्रग, ये याद रखें, डोक्सोरोबैसिन या डोनोरोबैसिन, ये एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ये कार्डियोटॉक्सिक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि कार्डियोटॉक्सिक हैं, डोक्सोरोबैसिन या डोनोरोबैसिन, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स के नेम याद रखेंगे, ठीक है। ये अभी हम डोक्सोरोबैसिन ऊपर पढ़ के हैं कि ये डिलेटिव कार्डियोमायोपैथी करवा रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों के CVS के थे, ठीक है। CVS ऑलमोस्ट मैंने सारी कवर करवा दे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बचा हो, लेकिन रैपिड रिव्यू था, आप लोगों को ऑलमोस्ट समझ आई होगी। तो इसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप लोगों ने ये याद रखना है होता क्या इसमें, SOB शॉर्ट ब्रेथ हो गया, वीजिंग होती है पेशेंट को, कफ वर्स एट नाइट। अगर कोई पेशेंट SOB वीजिंग और वर्स सिम्पटम नाइट में हो रहे हैं तो वो एस्थमा सोचना सबसे पहले, यंग एज में ये केस देंगे आप लोगों को पूरा एस्थमा के ऊपर। फिर 4 को लेडन क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, 4 को लेडन क्रिस्टल। और इसके अलावा आप लोगों के और क्या होते हैं, इसमें सीरम IG और सिनोफिल्स भी रेज्ड होते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के 4 को लेडन क्रिस्टल, इसमें क्या होते हैं, सिनोफिल्स, ठीक है। अब सिनोफिल्स के मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होती है, ठीक है, सिनोफिल्स की मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स हो गए, सिनोफिल्स की मेम्ब्रेनस प्रोटीन हो गए, मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, 4 को लेडन क्रिस्टल्स में। और इसके अलावा आप लोगों को जब भी आप लोग सीरम चेक करें, सीरम में IG रेज मिले, क्योंकि एलर्जी है, एलर्जी के साथ एस्मा में हमेशा जहाँ भी एलर्जी हो सीरम इसिनोफिल्स आप लोगों को रेज्ड मिलेंगे, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और 4 को लेडन क्रिस्टल के भी पूछते हैं, ये किस में सामने आता है, ये एस्मा में, ठीक है। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसमें स्पेसिफिक अगर पूछे, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन फॉर एस्थमा, स्पेरोमेट्री। स्पेरोमेट्री में हम रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ये आप लोगों की लेस देन कितनी होनी चाहिए, 80%, ठीक है, ये 80% से कम होनी चाहिए। अगर मोर देन 80% है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, तो फिर आप लोगों ने रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज सोचना है, ठीक है। ये तो ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज दोनों
चेंज हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव में एस्थमा सीओपीडी, रिस्ट्रिक्टिव में आप लोग ब्रोंकोटेसिस वगैरह, सिलिकोसिस, एब्सिस्टोसिस, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे एस्थमा के बारे में। तो उसमें आप लोगों ने फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, फोर्स्ड वेटल कैपेसिटी, तो आप लोगों ने चेक कैसे करना है। सालब्यूटामोल का ट्रायल देंगे, सालब्यूटामोल और नेबुलाइज करवाएंगे पेशेंट को, 15 मिनट के बाद हम चेक करवाएंगे। अगर फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो 1 सेकेंड है वो मोर देन 12% इंक्रीज हो जाता है, फिर एस्थमास हो जाएंगे। ठीक है, अगर इंक्रीज नहीं होता फिर सीओपीडी हो सकता है। तो इसके अलावा आप लोग मेथाकुलिन चैलेंजिंग टेस्ट मोस्ट सेंसिटिव है। ठीक है, मोस्ट ये सेंसिटिव है, ये एग्जाम में क्वेश्चन है। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा, मोस्ट स्पेसिफिक में तो स्पेरोमेट्री आ गया, मोस्ट सेंसिटिव मेथाकुलिन चैलेंजिंग टेस्ट हो गया। ठीक है, ये मोस्ट सेंसिटिव है। ठीक है, मेथाकुलिन एक एजेंट होता है, इसमें हम पेशेंट क्या क्या चेक करते हैं, ये जब देते हैं तो को कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर वर्स हो जाए, अस्थमा का पेशेंट को रिस्पॉन्स करके वर्स हो जाएगा सिम्टम्स, तो ये मेथाकुलिन चैलेंजिंग टेस्ट होता है, इसमें भी हम देखते हैं। इसके अलावा 100% ऑक्सीजन इनहेलेशन देंगे, ये याद रखना। इनिशियल कोई भी पेशेंट एसओबी के साथ है, एस्थमा का हो, तो आप लोगों ने ऑक्सीजन इनहेलेशन देनी है। और ड्रग ऑफ चॉइस साबा के अंदर सालब्यूटामोल आता है। ठीक है, और सालब्यूटामोल का साइड इफेक्ट पूछते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेमर्स करवाता है। ठीक है, ट्रेमर्स करवाया एक पेशेंट है, ठीक है, वो एस्थमेटिक है और कुछ अर्सा बाद वो ट्रेमर्स के साथ है, तो कौन सी ड्रग रिस्पॉन्सिबल है, सालब्यूटामोल। इसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है, इसमें स्टेरॉइड ज़रूर देंगे। ठीक है, और इसके बाद सीओपीडी एक्यूट एक्जर्बेशन, स्मोकर विद एसओबी एंड कफ के साथ होगा, कफ की हिस्ट्री ज़रूर होगी और पेशेंट स्मोकर होगा सीओपीडी में, ये याद रखना है। सीओपीडी में दो ही बीमारियां, या तो एम्फीसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो इन्वेस्टिगेशन में आप लोग शोज इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, इसमें क्योंकि मसला ये होता है कि पेशेंट सांस ले तो सकता है लेकिन बाहर नहीं निकाल सकता है, इसलिए हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलते हैं। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स किस में आएंगे, सीओपीडी में। और इसमें फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 सेकेंड, फोर्स वेटल कैपेसिटी जो होगी वो लेस देन 0.70 होनी चाहिए। पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर वही जो सालब्यूटामोल वगैरह हमने नेबुलाइज करवाया, प्रोट्रोपियम ब्रोमाइड दी है, उसके बाद हमने स्पेरोमेट्री की, उसमें फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, फोर्स वेटल कैपेसिटी जो होगी वो लेस देन 0.7 से कम रहेगी। ट्रीटमेंट है तो उसमें आप लोगों ने ऑक्सीजन देना, टारगेट यही रखना है, इसमें जो सेचुरेशन होनी चाहिए वो 88 से 92 तक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले भी हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो वो क्या हो सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, या एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड जो है आप लोगों का क्या है, ये आप लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ये एस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आपने सालब्यूटामोल है, स्टार्टिंग B2 एगोनिस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा जो सीओपीडी में एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, और वैसे एम्फीसेमा में आप लोगों ने ये याद रखना, इसमें क्या होता है, बैरल शेप चेस्ट। ठीक है, और दो चीज़ें जो आप लोगों को बताता हूँ एम्फीसेमा में होती हैं, वो सेंट्री एसिनार या पैन एसिनार। ठीक है, पैन एसिनार होता है, ठीक है, एसिनार, एक होता है सेंट्री एसिनार। ठीक है, सेंट्री एसिनार। ठीक है, जो सेंट्री एसिनार है या पैन एसिनार है, दोनों चीज़ें चेंज है। ठीक है, जो पैन एसिनार है यह आप लोगों का किस में होता है, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, और ये लोअर लोब में होता है। ठीक है, लोअर लोब ऑफ लंग में होता है। ठीक, जो सेंट्री एसिनार ये स्मोकर में होता है। ठीक है, स्मोकर में, और ये अपर लोब को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, लंग्स के अपर लोब को, ये याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मोर देन 3 मंथ्स कफ की हिस्ट्री होगी। ठीक है, कोई भी पेशेंट है स्मोकर है, मोर देन 3 मंथ्स कफ की हिस्ट्री है, तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का केस है। ठीक है, और बाकी ट्रीटमेंट वो एप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड वगैरह ही है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा यही चीज़ें पूछते हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, या तो पूरा केस देंगे या तो शॉर्ट चीज़ें पूछ लेंगे, तो आप लोगों ने गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद पल्मोनी एम्बोलिज्म, सडन ऑनसेट एसओबी, हेमोप्टाइटिस विद हिस्ट्री ऑफ सर्जरी एंड ट्रैवलिंग। कोई पेशेंट है, सर्जरी हुई है उसकी, फ्रैक्चर था, या तो पेशेंट ने कोई ट्रैवलिंग किया है मोर देन 24 आवर्स का, तो उसके बाद पेशेंट को एसओबी हेमोप्टाइटिस शुरू हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जहन में पल्मोनी एम्बोलिज्म, उस दिन में हमने पढ़े थे फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म और इम्यूनिटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, वो और ये कितनी 4 हो गए, ये चारों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप लोगों के 1-2 MCQ जरूर बनेंगे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन सिटी पल्मोनी एंजियोग्राफी करवाएंगे, और इन प्रेगनेंसी हो तो वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो। ठीक है, आप लोगों ने कभी भी इसमें सिटी पल्मोनी एंजियोग्राफी नहीं कर, प्रेगनेंसी में हम ये करवाएंगे, तो ये मिसमैच आएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन इनहेलेशन देंगे, IV हेपरिन देंगे। ठीक है, हेपरिन प्रेगनेंसी में सेफ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पेशेंट है पल्मोनी एम्बोलिज्म का या DVT का, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी प्रेगनेंसी में, हेपरिन, वारफरिन कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके बाद
एस्बेस्टोसिस। तो एस्बेस्टोसिस में आप लोगों ने ये याद रखना है, इसमें होता है कि काज एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर शिप यार्ड कंस्ट्रक्शन में होता है, ठीक है। और इसके अलावा हॉलमार्क प्लूरल प्लेग्स होता है, ये एग्जाम क्वेश्चन पूछना है, प्लूरल प्लेग किस में आता है, एस्बेस्टोसिस में, और लो लोब फिब्रोसिस होती है इसमें। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में HRCT करते हैं, ठीक है। जो भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हैं जो भी हैं सब में HRCT करेंगे, ब्रोंकोटाइसिस हो गया, एस्पिटोसिलिकोसिस, ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस, सब में HRCT करेंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और नो क्योर है इसकी, परमानेंट तो ट्रीटमेंट तो नहीं, सपोर्टिव है कि पेशेंट को जो चीज़ करवा रही है उससे हम रोकें, ठीक है, स्टॉप एक्सपोजर। और इसके रिस्क होता है मेसोथेलियम, जो मेसोथेलियम है आप लोगों के प्लूरा का ट्यूमर है मैलिग्नेंट, ठीक है। और अगर ये हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, प्लूरा की सर्जरी करेंगे और कीमोथेरापी करते हैं इसमें, ठीक है, कीमोथेरापी 2 ईयर तक, ठीक है, कीमोथेरापी करवाएंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये एग्जाम क्वेश्चन आता है, मेसोथेलियम का काज क्या है, वो एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस लंग कार्सिनोमा भी करवाता है, ठीक है। या तो स्मोकिंग की वजह से होता है लंग कैंसर, या एस्बेस्टोसिस की वजह से होगा, ये भी एग्जाम में MCQs आती है। चलो इसके बाद हम आगे करते हैं सिलिकोसिस। तो इसमें काजेज क्या, सिलिका डस्ट होंगे, सिलिका माइनिंग में होगा या तो सैंड ब्लास्टिंग में होगा, ठीक है। अपर लोब इन्वाडोड्यूल्स होगा, एग शेल कैल्सिफिकेशन, एग्जाम में जैसे एस्बेस्टोसिस में हमने पढ़ा है प्लूरल प्लेग, इसमें क्या होता है, एग शेल कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। और HRCT करेंगे। और स्पेटोटेट में अवॉइड एक्सपोजर, इंक्रीज TB का रिस्क, उसमें रिस्क तक किसका था, मेसोथेलियम में, इसमें रिस्क क्या होता है, सिलिकोसिस में TB का, ठीक है। तो TB की हम स्क्रीनिंग जरूर क्या करेंगे, एसिड फास्ट बेसिलस, ठीक है, यह भी करवाते रहेंगे। और ये T सेल्स को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है। जब भी हम मोटोक्स टेस्ट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं रिजल्ट, तो वो T सेल्स को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, ठीक है, T सेल्स। और इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, TB में टाइप 4 होता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होती है, कैजेस निक्रोसिस बनती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैजे निक्रोसिस किस में होता है, TB में होती है, लंग्स के अंदर, ये याद रखना है। इसके बाद बाकी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू ट्रामा फॉरेन बॉडी फर्स्ट, ज़्यादातर ऑक्सीजन इनहेलेशन, कोई भी पेशेंट है किसी चीज़ ने को स्प्रेड कर लिया या ट्रामा हुआ, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, सबसे पहले जा को आप लोगों ने मेंटेन करना है, जा थर्स्ट, और ऑक्सीजन इनहेलेशन देनी, एयरवे को मेंटेन करना है, ठीक है। कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो सबसे पहले एयरवे मेंटेन करनी है, ठीक है। और इसके अलावा एनाफ्लेक्सिस में आप लोगों ने क्या देना है, IM एड्रेनालिन 0.5 mg, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये एनाफ्लेक्सिस में देते हैं, कोई पेशेंट इमरजेंसी में है तो एनाफ्लेक्सिस शॉक में रिस्पॉन्ड नहीं करे तो फिर हम एड्रेनालिन देंगे। और इसके बाद एंडोक्राइन की कुछ इमरजेंसीज हैं, वो भी हम कर लेते हैं, शॉर्ट हैं, थोड़ी सी हैं। तो सबसे पहले DK डायबिटीज़ केटोएसिडोसिस, ठीक है। तो ये किसका कॉम्प्लिकेशन, टाइप 1 डायबिटीज़ का, ठीक है। तो डायबिटीज़ केटोसिस टाइप 1 का कॉम्प्लिकेशन, टाइप 1 डायबिटीज़ पढ़ी हुई आप लोगों ने, इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, मेटफॉर्मिन से, ठीक है, मेटफॉर्मिन से। ये टाइप 1 जो है वो सॉरी आप लोगों की वो इंसुलिन से ट्रीट करते हैं, ठीक है, इंसुलिन से, ठीक है। जो टाइप 1 है वो हम इंसुलिन से ट्रीट करते हैं, जो टाइप 2 है, टाइप 2 को हम मेटफॉर्मिन से ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसमें ये याद रखना, टाइप 1 डायबिटीज़ मिलेटस कॉम्प्लिकेशन एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी होती है इसमें, ठीक है, बिल्कुल इंसुलिन नहीं होती, ठीक है। और पोलीयूरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कोस्मल ब्रीथिंग, ये कोस्मल जो ब्रीथिंग होता है ये किस में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये DK में होता है। और इसमें होता है क्या, रैपिड इरेगुलर ब्रीथिंग होती है, और फ्रूटी ब्रीथ, जो फ्रूटी ब्रीथ होते हुए ये एसीटोन की वजह से होती है, एसीटोन जो आप लोगों का कीटोन बॉडीज है, ठीक है, एसीटोन, एसीटोएसीटेट हो गया, एसीटोएसीटेट हो गया, और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिएट, ठीक है, ये 3 आप लोगों के कीटोन बॉडीज़ हैं। और स्टारवेशन में ब्रेन आप लोगों के कीटोन बॉडीज़ को ही यूज़ करता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हॉलमार्क पर आ जाएं, इसमें हाई कीटोन्स होंगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो होता है जिसमें pH बाइकार्बोनेट लो होंगे, ठीक है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या हो रही होती है, कम हो रही थी, ठीक है। और इसके अलावा फिर ट्रीटमेंट में आप लोग ये याद रखना, DK का कोई भी पेशेंट हो तो उसमें IV फ्लूइड्स नॉर्मल इंसुलिन देंगे, इंसुलिन IV देंगे, रेगुलर इंसुलिन, ठीक है, ये याद रखना है। और करेक्शन पोटेशियम विद इन 24 आवर, जब DK का पेशेंट है उसको हमने 24 आवर के अंदर ही हमने इसको मैनेज करना होता है, ठीक है। अगर 24 आवर के अंदर पेशेंट को मैनेज नहीं किया तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। इसके बाद HHS हाइपर osmolar हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस का कॉम्प्लिकेशन, इसमें मेटफॉर्मिन दे रहे होते हैं,
रिलेटिव इंसुलिन डिफिशिएंसी प्लस डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो होती है लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही होती है टाइप 2 में, ठीक है। इसके बाद आप लोग ने ये याद रखना है, इसमें होता है कि सीवियर डिहाइड्रेशन होगी, कन्फ्यूजन, अल्टर सेंसोरियम होता है, नो कोस्मल ब्रीथिंग, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री ज़रूर होगी। इसमें वेरी हाई ग्लूकोज होगा, हाई osmolality। हाई osmolality का मतलब ये होता है कि पेशेंट के जो सेल्यूलर होते हैं, सेल होते हैं, सेल से पानी बाहर निकल जाए, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाई osmolality। नॉर्मल osmolality जो होती है 275 से लेकर 295 तक होती है, ठीक है, ये नॉर्मल। अग्रेसिव और हाई osmolality है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है, अगर कोई पेशेंट HHS का है तो उसमें हाई osmolality मिले तो उसका मतलब है सेल्यूलर डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है, सेल से पानी बाहर निकल रहा है। और इसमें नो सिग्निफिकेंट कीटोन, इसमें कीटोन्स नहीं होते, ये याद रखना है, उसमें कीटोन्स होते हैं डीके में। और ट्रीटमेंट में आप लोगों ने ये याद, ये ट्रीटमेंट जो डीके है या ये HHS है, इनकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन का फ़र्क होता है। हाई फ्लूइड NS देंगे, लो डोज इंसुलिन देंगे, रेगुलर इंसुलिन ही देंगे इसमें, ठीक है। और करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट विद वोटेवर, इसमें हम 48 आवर्स के अंदर ही इसको हम ट्रीट करेंगे। डीके हो या HSS हो, टोटल हम जो फ्लूइड्स देते हैं 6 लीटर देते हैं, ठीक है, 6 लीटर के साथ ही हम इसको मैनेज करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ ड्रग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती हैं। मेटफॉर्मिन टाइप 2 में ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, मेटफॉर्मिन ड्रग ऑफ चॉइस टाइप 2, इंसुलिन टाइप 1 में। और प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस के इंसुलिन है या मेटफॉर्मिन इंसुलिन है, ठीक है। और इसके लैक्टिक एसिडोसिस इसका कॉम्प्लिकेशन है, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है, काम करवाते हैं क्योंकि इसके ऑब्जर्शन ही नहीं होने देता मेटफॉर्मिन। और सल्फोनाइलयूरियाज नोटोरियस टू काज हाइपोग्लाइसीमिया, एग्जाम में पूछते हैं कौन सी ऐसी ड्रग है जो नोटोरियस टू काज हाइपोग्लाइसीमिया, वो आप लोगों का सल्फोनाइलयूरिया है। मेटफॉर्मिन कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया कभी नहीं होगा इसमें, ये याद रखना है। वेट गेन होता है इसमें। और मेटफॉर्मिन में क्या होता है, वेट लॉस होता है, ये भी याद रखना है, ये वेट लॉस के लिए भी हम दे सकते हैं। और शुगर ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स होते हैं, पेग्लिफ्लोजन, इसमें यूटी या जीनियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज लिंक्ड पेप्टाइड, ठीक है, GLP-1 एगोनिस्ट जो होता है, लीराग्लूटाइड, ये नोजिया पैनक्रेटाइटिस करवाता है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके डाइपेप्टिडाइल 50 डेज 4, ठीक है, डाइपेप्टिडाइल 50 डेज 4 सिटाग्लिप्टिन जो होता है, ये नेजोफ्रेंजाइटिस या जॉइंट पेन करवाता है, ठीक है। पेयोग्लिटाजोन ये एडिमा या हार्ट वर्सन करवाता है, हार्ट फेलियर को, ठीक है। और इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, वेट गेन करवाता है। एक कार्बोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो हम ओरल दे रहे होते हैं, वो ग्लूकोज को अब्जॉर्ब भी नहीं होने देती खाने के साथ, ठीक है, हम ज़्यादातर ये खाने के साथ ही देते हैं, तो वो एक कार्बोज होता है, ठीक है। ये आप लोगों की जो शुगर होती है, ठीक है, ग्लूकोज को ये आप लोगों इंटेस्टाइन से ही अब्जॉर्ब नहीं होने देता, ठीक है, ठीक है, शुगर को, ठीक है, ये एक कार्बोज है। इसमें होता क्या, फ्लैटुलेंस या डायरिया होता है, इसके साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं इसके, एग्जाम क्वेश्चन है। फ्लैटुलेंस और डायरिया कौन सी ऐसी ड्रग है जो ओरल चल रही है पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, तो वो एक कार्बोज है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया हम कब कंसिडर करेंगे, जब RBS पेशेंट की कितनी आ जाए, लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाए, तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि ये RBS पेशेंट की लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए। और इसको हम क्या देंगे, IV डेक्सट्रोज देंगे, ठीक है, IV डेक्सट्रोज देंगे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, डेक्सट्रोज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कन्फ्यूजन और ड्रोजिनेस हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है तो फिर आप लोगों ने हाइपोनाट्रीमिया सोचना है, ये 2 पॉइंट लिख लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा रहता है, ऑलमोस्ट एंड ही है, लेकिन लेक्चर लंबा हो गया। ये एक और बात बहुत है। और एड्रीनल क्राइसिस जब भी होता है तो सबसे पहले पेशेंट हाइपोटेंशन अनरिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। तो पेशेंट हाइपोटेंशन में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता हाफ फ्लूइड से, तो एड्रीनल क्राइसिस होता है, ठीक है। इसमें हम क्या देंगे, IV हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन क्या करवाता है, आप लोगों का BP को इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, जब भी इमरजेंसी कोई होती है, जब भी हम आप लोगों के एड्रेनल क्राइसिस होता है या आप लोगों के एड्रेनल ग्लैंड फेल हो जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले पेशेंट की अगर डेथ होती है तो क्यों होती है, ठीक है, क्या चीज़ ऐसी होती है जो डेथ करवाती है, वो है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। आप लोग BP ही मेंटेन नहीं होता, याद रखना है। तो पेशेंट में अगर बाइलेटरल हम एड्रेनलेक्टमी कर देते हैं, ठीक है, एड्रेनलेक्टमी,
तो पेशेंट को नेल्सन सिंड्रोम हो जाता है। नेल्सन सिंड्रोम डेवलप होने से पहले पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो वही एल्डोस्टेरोन की वजह से ही, ठीक है, वो नहीं होता। इसमें ये होता है नेल्सन सिंड्रोम ACTH तो बढ़ जाता है, जब ACTH बढ़ता है तो पेशेंट को हाइपर पिगमेंटेशन के साथ आता है, लेकिन उससे पहले कॉम्प्लिकेशन ये आ जाता है कि जब एड्रेनल ग्लैंड ही नहीं है तो एल्डोस्टेरोन होगा नहीं, तो एल्डोस्टेरोन में पेशेंट का ये सर्वाइवल है, लाइफ सर्वाइवल हार्मोन है, ठीक है, ये याद रखना है एल्डोस्टेरोन। अगर ये नहीं है तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, थ्रेड स्टॉर्म। थ्रेड स्टॉर्म जो ये हाइपरथायराइडिज्म का कॉम्प्लिकेशन है। थ्रेड स्टॉर्म हाई फीवर के साथ, टैकीकार्डिया के साथ पेशेंट है, और इसमें हम हाइपरथायराइडिज्म आप लोगों को पता है PTU प्रोपाइल थायोजुरासिल, और इसके अलावा बीटा ब्लॉकर या स्टेरॉइड्स देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और हाइपरथायराइडिज्म आप लोगों को कार्बिमेजोल या मेथिमेजोल भी देते हैं, ठीक है। PTU जो है आप लोगों के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में। और जो कार्बिमेजोल है, कार्बिमेजोल, ठीक है, वो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर में देते रहते हैं, ठीक है। जो कार्बिमेजोल है ये इसका एक साइड इफेक्ट है, ये प्लादिया क्यूटस करवाता है, इसलिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते, ठीक है। ये बच्चों के ऊपर स्काल्प जो होती है वो नरम नरम होती है वही। और PTU जो होता है ये कार्डियो टॉक्सिक नहीं होता, ये हिपेटिक टॉक्सिक होता है, ठीक है, लीवर के लिए खतरा देता है, ठीक है, तो इसलिए ये हिपेटिक टॉक्सिक है PTU, इसलिए हम इसको एक ट्राइमेस्टर में चलाते हैं, अगले ट्राइमेस्टर में नहीं देते, ठीक है, ये याद रखना है। और PTU का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि PTU का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वो इनहिबिट थ्रेड पेरोक्सिडेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइड इफेक्ट के साथ साथ आप लोगों ने ये याद रखना इसका मैकेनिज्म क्या है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, मैग्स एडिमा कोमा, ये हाइपोथायराइडिज्म का कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। ये होता है कि अनकम्पनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म होता है, ब्रैडिकार्डिया में होता है, पेशेंट लीवोथ्रोक्सिन देंगे, ठीक है, IV लेवोथ्रोक्सिन। ये प्रेगनेंसी में भी सेव है, ठीक है, प्रेगनेंसी में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी सेफ ड्रग है हाइपोथायराइडिज्म के, लीवोथ्रोक्सिन सेम ही है। और इसमें हाइपरकैलेमिया, ECG, पीक T वेव या टाल T वेव, तो इसको हम कैसे IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, टाल T वेव होती है, इसको ट्रीट करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। और हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, U वेव होती है, ठीक है, U वेव होती है, इसमें हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, हाइपोकैलेमिया में KCl देंगे, ठीक है, लिख लें। और इसके बाद एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोनेट्रीमिया सीवियर। हाइपोनेट्रीमिया ज़्यादातर आप लोगों का कब होता है, डायरिया या वोमिटिंग में होगा, ज़्यादातर ये वोमिटिंग में ही होता है। और इसमें सीवियर जब भी हाइपोनेट्रीमिया होगा तो पेशेंट को सीजर होंगे या ड्रोजिनेस होगी, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन है, तो पेशेंट को ड्रोजिनेस और सीजर हो रहे हैं, पेशेंट डायरिया के साथ है या वोमिटिंग के साथ है, तो क्या काज हो सकता है, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो ड्रोजिनेस करवाता है या सीजर करवाता है, ब्रेन के लिए खतरनाक है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, तो वो सोडियम है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसमें क्या देंगे, जब भी सोडियम कम होगा तो हम देंगे 3% हेपाटोनिक सलाइन, इसमें सोडियम ज़्यादा होता है। हाइपोकैल्सीमिया में ट्रोजियो या चिवोस्टिक साइन होता है, ठीक है, ट्रोजियो साइन कार्बोपेडल स्पैज्म करवाता है, और चिवोस्टिक साइन में आप लोग जब आप फ्रंट ट्राइगस पर फेस के ऊपर टैप करते हैं तो वो मसल जो होते हैं ट्विच कर जाते हैं, यहाँ तक। और इसमें प्रोलॉन्ग QT इंटरवल होता है, और ट्रीटमेंट में IV कैल्शियम देंगे, ठीक है। और एक चीज़ हाइपोकैल्सीमिया क्या करवाता है, टेटनिंग करवाता है, ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टेटनिंग किसकी वजह से, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है, ठीक, ये भी हो गया। और इसके बाद आता है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है, ये आप लोगों ने याद रखना। जो हाइपरकैल्सीमिया है तो इसमें जो होगा आप लोगों का जो QT इंटरवल है, ठीक है, वो शॉर्ट होगा, ठीक है। तो हाइपरकैल्सीमिया में हम क्या करेंगे, पेशेंट को IV फ्लूइड्स देंगे, ये याद रखना है, ठीक है, IV फ्लूइड्स से हम ट्रीट करेंगे पेशेंट को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारे जो टॉपिक थे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो बता सकते।